लेखन कला और उस पर इस्लामी सभ्यता के शौक को लेकर हमने कुछ बातें की, उनके साहित्य के बारे में जाना। ये साहित्य इतना विस्तृत था कि उसने अपने तहत लगभग इस्लामिक संस्कृति को अच्छी तरह संभाल लिया। निश्चित रूप से तभी संभव था जब बहुत अच्छे लेखन कला में पारंगत लोग रहे हों और साथ ही किस पर लिखा जाए वह वस्तु भी उनके पास सुलभ दृष्टि से उपलब्ध हो। कागज, गेनिज़ा, अभिलेख और इतिहास, इस्लाम के उदय और विकास के तहत आज हम बात करेंगे कागज, गेनिज़ा, अभिलेख और इतिहास। कागज का आविष्कार हुआ और इस आविष्कार के बाद ही इस्लामिक जगत की रचनाओं का विकास हुआ, विस्तार हुआ और प्रसार, विचारों का प्रसार इतने बड़े साम्राज्य में, जिसका हम जिक्र बार बार करते आ रहे हैं कि ये साम्राज्य 2-3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। और साम्राज्य से हमारा तात्पर्य है इस्लामिक धर्म के प्रादुर्भाव वाला क्षेत्र। कागज़ जो मूलतः लिनन से बनते थे, वो पहले तो चीन से आया, जहाँ कागज़ बनाने की प्रक्रिया को बहुत समय तक बहुत सावधानी से एक तरीके से गुप्त ही रखा गया। यानी चीनी लोग उस पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते थे और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुए। 751 में जब समरकंद, जो नक्शे में आप देख रहे हैं, समरकंद के जो मुसलमान शासक थे, आपको याद होगा कि अब्बासी वंश जब टूटा था तो बहुत सारे राजवंश आए थे। उन्हीं राजवंशों में एक समरकंद के शासक भी थे। तो वहाँ के जो मुस्लिम प्रशासक थे, उन्होंने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को अपने यहाँ बंदी बनाया, हमला किया, सफलता पाई और बंदी बनाया। अब रोचक चीज़ ये है कि बंदी बनाने के पीछे उद्देश्य इनका मुख्य ये था कि वो कागज़ बनाने की कला में जो चीन के लोगों का एकाधिकार था, उसका वर्चस्व था, उसको समाप्त करें। इन 20,000 बंदियों में से कई लोगों को कागज़ बनाने की कला आती थी, उसमें निपुण थे और अगले 100 वर्षों के लिए अब समरकंद कागज़ निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो देखिए कैसे आक्रमण मात्र केवल क्षेत्रीय वार्धक्य के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ की संस्कृति से कुछ लेने के लिए, वहाँ की राजनीति से कुछ ग्रहण करने के लिए और कुछ अन्य चीज़ों को भी लेने के लिए किया जाता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि आक्रमण किसी एक उद्देश्य से किया गया है और उसके कुछ दूसरे फ़ायदे भी निकल आए। जैसे यहाँ पर कि जो बंदी बनाए गए थे सैनिक, उसमें कुछ ऐसे निकले जो कागज़ बनाने की कला में निपुण थे और उसका फ़ायदा उठाते हुए समरकंद की राजसत्ता ने समरकंद को कागज़ के निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। और चूंकि इस्लाम भी एकाधिकार का निषेध करता है, एकाधिकार को खारिज करता है, इसलिए कागज़ इस्लामिक दुनिया के बाकी देशों में भी बनाया जाने लगा। लेकिन इस्लामिक दुनिया के देशों में, ऐसे देश जहां इस्लाम का प्रचार प्रसार था, मध्य भाग तक 10वीं शताब्दी के अधिकांश पेपायरस से कागज़ बनने लगे। यानी लिनन से हटकर अब जो ज़्यादा कागज़ बनने लगे वे पेपायरस से बनने लगे। और पेपायरस एक ऐसी लेखन सामग्री थी जिसे एक पौधे के अंदरूनी तने से बनाया जाता था। पेपायरस देखें ऐसा दिखता है और उसका जो तना होता है, वो तने के अंदरूनी हिस्से को निकाल दिया जाता है और फिर उसको कागज़ का रूप दिया जाता है। विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से उसे कागज़ में बदला जाता है।
और इसकी जो बहुतायत है पेपायरस वृक्ष की, ये नील घाटी में है। और नील कहाँ है? हमने पूर्व में जिक्र किया है, नील है इजिप्ट में। इजिप्ट यानी मिस्र। ये क्षेत्र अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। वहाँ पर नील की घाटियों में ये बहुतायत में था और इसके साथ ही पेपायरस से कागज़ बनाने का उद्योग फैलता ही चला गया और इसकी मांग बढ़ती गई। और अब्द अल लतीफ़ जो बगदाद से आया हुआ था, जिसका जिक्र पहले हुआ है, और जो एक चिकित्सक और साथ ही दार्शनिक था, उसी ने, कल हमने चर्चा की, उसी ने आदर्श विद्यार्थी की परिकल्पना करते हुए बताया था कि एक आदर्श विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, गुरु का कैसे सम्मान करना चाहिए, विज्ञान को कैसे पढ़ना चाहिए, इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। ये वही व्यक्ति है जिसने इसका जिक्र किया है। और 1193 से 1202 तक वो मिस्र का निवासी था, इजिप्ट का निवासी था। वहाँ लगभग 10 वर्ष के अपने काल में उसने इस कला के बारे में अच्छी तरह सीखा, जाना। और उसने लिखा है कि मिस्र के किसानों ने मम्मियों के ऊपर जो लिनन लपेटे गए थे उसके आवरण को कम करने के लिए किस तरह लूटा था, ताकि वे इन लिनन के आवरणों की कागज़ के कारखानों में बेच सकें। उस 10 साल के काल में मिस्र में विस्तृत रूप से भ्रमण किया। और ममी क्या है? ममी यानी किसी मृत व्यक्ति के शव को केमिकल प्रोसेस के माध्यम से लंबे काल तक रखे जाने के बाद जो शव कहा जाता है वह ममी कहलाता है। उसमें केमिकल प्रक्रिया की जाती है, उसमें बैंडेजिंग की जाती है ताकि शव यथावत सुरक्षित रखा जा सके। तो इजिप्ट में ये प्रथा थी कि वहाँ के जो शासक लोग थे, वहाँ के जो दरबारी लोग थे, उनके शवों को ममी के रूप में रखा जाता था। तो ममी में जो ऊपर लिनन बिछाया जाता था, वो लिनन को लूट लिया गया और कागज़ के कारखानों में उसे बेच दिया गया ताकि उसकी मदद से भी कागज़ बनाए जा सकें। कागज़ की इसी उपलब्धता के कारण इसके दूसरे फ़ायदे कुछ हुए। लेखनी तो हुई ही, साहित्य तो बढ़ा ही, संवाद भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बढ़ा, और साथ ही इसका फ़ायदा वाणिज्यिकी मामले और निजी दस्तावेज़ों में भी हुआ। वाणिज्यिकी मामलों में कैसे? जो हिसाब किताब लिखना होता था वह अब सरल हो गया, वो सुविधाजनक हो गया। और निजी मामले कैसे? जो अपनी व्यक्तिगत बातें लोगों को रखनी पड़ती थी अपने तक सीमित, और कागज़ की अनुपलब्धता के कारण या तो उसे अभिलेखों में लिखना पड़ता था जो सीक्रेट नहीं रह पाता था, और अभिलेखों में ऐसी चीज़ों को लिखने में बहुत समय लग जाता था। तो अपने विचारों को कुछ निजी तरीके से लिखने के लिए कागज़ों की बहुत ज़रूरत थी। और इसलिए हम देख सकते हैं कि इस काल में ऐसे बहुत सारी रचनाएं हुई जिन्हें उस समय के रचयिताओं द्वारा उनके निजी विचार हम मान सकते हैं। 1896 में फुस्तात यानी पुराना काहिरा, इसमें बेन एजरा के यहूदी प्रार्थना भवन में एक सीलबंद कमरे में गनीजा, जिसका उच्चारण गनीजा के रूप में किया जाता है, मध्यकाल यहूदी दस्तावेजों का विशाल संग्रह मिला है। ये कब की बात है? 1896, यानी लगभग ये जब कागज़ों का निर्माण हुआ और जब जिस काल की हम बात कर रहे हैं 12वीं शताब्दी तक की। लेकिन 1896 में अचानक पुराने काहिरा के क्षेत्र में, जिसका नाम फुस्तात था, वहाँ के गिरजाघर में बेन एजरा के यहूदी प्रार्थना भवन के सीलबंद कमरे में गनीजा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे यहूदी दस्तावेज मिले हैं। इसका बहुत विशाल भंडार मिला है और इसीलिए कागज़ के साथ गनीजा को जोड़ा जाता है। जब कागज़ का जिक्र आता है तो गनीजा स्थल या गनीजा की यदि बात करें तो समझ जाइए कि गनीजा की बात कागज़ के संबंध में की जा रही है। ये दस्तावेज यहूदी प्रथा के कारण संभाल कर रखे गए थे, लेकिन किसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें
परमात्मा की भाषा लिखी हुई है, ऐसा माना जाता था। तो ये जो दस्तावेज हैं, यहूदी दस्तावेज, जुडाइज़म से संबंधित, इन्हें बहुत काल तक रखा गया और इनकी संख्या लगभग 2.5 लाख पांडुलिपियों के रूप में की जा सकती है। ये टुकड़ों के रूप में भी है, छोटे छोटे कागज़ों के बंडल के रूप में भी है, आदि आदि। पर कुल संख्या जो इसकी बताई गई है कि गेनिजा की 2.5 लाख पांडुलिपियाँ हैं और जिसमें कई तो 8वीं शताब्दी की हैं। यानी 1896 में जब ये पांडुलिपियाँ मिली तो वो लगभग 1000 वर्ष पुरानी हो चुकी थी। 8वीं शताब्दी के आसपास की हैं। अधिकांश सामग्री लेकिन उसमें जो लिखी गई है या वहाँ पर जो पाई गई है उसमें से अधिकांश वैसे 10वीं से 13वीं शताब्दी की है। यानी उस काल की जब इस्लाम अपनी पराकाष्ठा पर था और थोड़ा सा पतन भी प्रारंभ हो चुका था। ये उस काल के अधिकतर डॉक्यूमेंट्स, अधिकतर पांडुलिपियाँ मिली हैं और फातिमा, अयूबी और प्रारंभिक मामूलिक काल की है, जिसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन आगे आने वाले अध्यायों में इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि फातिमा, अयूबी आदि क्या हैं। तो इस काल के ये लोग कौन हैं? इस काल में लिखी गई अधिकतर पांडुलिपियाँ इस गिरजाघर से पाई गई हैं। अब इसमें है क्या? इन पांडुलिपियों में क्या पाया गया है? इनका जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि व्यापारियों के दस्तावेज, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच लिखे गए पत्र, संविदा दहेज से जुड़े हुए मामले, बिक्री दस्तावेज, धुलाई के कपड़ों की सूची और अन्य मामूली चौने। एक बार लेखन कला शुरू, आप भी, हम जब लिखते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें कागज़ में लिखकर छोड़ देते हैं, टिप्पणी के रूप में, नोट के रूप में, अपनी याद के लिए। तो ऐसे कागज़ों का संकलन एक जगह मिलना जिनकी संख्या 2.5 लाख हो, ये उस काल की जानकारी के लिए, उस काल की ऐतिहासिक जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। अधिकतर दस्तावेज जो हैं वो यहूदी अरबी भाषा में लिखे गए हैं और हिब्रू में लिखी जाने वाली अरबी भाषा ही इसका रूप था जिसका उपयोग समूचे मध्यकाल में होता रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कला है, ये कला, लेखन कला कागज़ों के आने के साथ साथ और विस्तृत होती गई और जिस क्षेत्र में पाई गई वहाँ पर अरबी भाषा का बाहुल्य था, इसलिए इन दस्तावेज़ों को अधिकतर हम इस भाषा में पाते हैं। और क्या दस्तावेज हैं, इसके कंटेंट क्या हैं, इस पर मैंने आपको बता दिया है। जो यहूदी समुदाय थे, खासकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, इन यहूदी समुदायों के द्वारा ऐसे कागज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। गेनिजा दस्तावेज जो हैं, वो जो डॉक्यूमेंट जो हैं वो निजी यानी स्व के लिए और आर्थिक अनुभवों से भरे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि पूर्व में निजी विचार निजी ही रह जाते थे, व्यक्ति के साथ उसके द्वारा जो अनुभव पाया गया है वह समाज को नहीं मिल पाता था। लेकिन अब यहाँ कागज़ों के आविष्कार के साथ ये व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत कठिनाइयाँ, इन सब का जिक्र डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, इन पांडुलिपियों के माध्यम से हमें मिलता है और आर्थिक अनुभव का भी इसमें बड़ा जिक्र है। उस दौरान ये क्षेत्र एक बहुत बढ़ता हुआ व्यापारिक क्षेत्र भी था और इस व्यापारिक क्षेत्र में जो लेन देन होता था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, चाहे वो उधार की सूचना के रूप में हो, चाहे वो हिसाब के रूप में हो, ये सब इन कागज़ों के माध्यम से अब बड़ा सुलभ हो गया, सरल हो गया। भूमध्य सागरीय और इस्लामिक संस्कृति की अंदरूनी जानकारियाँ भी इसमें मिलती हैं। तो हम ये जानने की, हम ये जो बात कर रहे हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में कि इन कागज़ों का आविष्कार कब कैसे हुआ या इस्लामी सभ्यता में इसका आना कैसे हुआ, उसके बाद ये दस्तावेज मूल रूप से हमें कहाँ कहाँ मिले और फिर इन दस्तावेज़ों से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं।
ये जो मध्यकालीन इस्लामी जगत के व्यापारी जो थे और उनके व्यापार का जो कौशल था, उनकी जो वाणिज्यिकी तकनीकें थी, इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने से मालूम होता है कि वे लोग यूरोपीय लोगों की तुलना में, यूरोपीय व्यापारियों की तुलना में ज़्यादा उन्नत थे, ज़्यादा प्रगतिशील थे, ज़्यादा परिपक्व थे। तो इनके परिपक्वता की जानकारी भी व्यापारिक मामले में हमें इन दस्तावेजों से मिलती है। गैटिन ने गनीजा अभिलेखों का जो प्रयोग करते हुए पूरे भूमध्य सागर का इतिहास लिख डाला है। यानी गनीजा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, संख्या तो बहुत बड़ी ही है, लेकिन उसका गहन अध्ययन हमें एक क्षेत्र के पूरे इतिहास की तरफ हमें बाकायदा स्पष्ट इशारा कर देता है। और भूमध्य सागर का इतिहास गैटिन के द्वारा इन्हीं गनीजा में पाए गए डॉक्यूमेंट पांडुलिपियों के माध्यम से किया गया है। यहीं गनीजा के एक पत्र से प्रेरित होकर जो अमिताभ घोष ने अपनी पुस्तक इन एन एंटिक लैंड में एक भारतीय दास की कहानी भी प्रस्तुत की है। इन एन एंटिक लैंड अमिताभ घोष के द्वारा जो पुस्तक है, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया है। और ये जो दास लोग जो वहाँ गए थे, भारतीय दास भी गए थे, उनका विवरण इसमें आता है।